नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में गाइज हमने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जिसमें मैंने आपको विटामिन की खोज, विटामिन के स्रोत, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरा कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर को मैंने कवर करने की कोशिश की है आज के प्रश्नों में। डायरेक्ट गाइज ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड है। चलिए गाइज आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। गाइज आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन हमें आता है। हाँ, हो सकता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं आपको वो सभी क्वेश्चन आते हो, लेकिन बेटा एक बात को याद रखना, इसके अंदर जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक जानकारी को नोट कर लेना। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्वानसन, ऑप्शन नंबर बी है रोबोटुक, ऑप्शन नंबर सी है ए.के. शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भैया एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। बताइए, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, कोशिका विज्ञान का जनक, तो किसका नाम बताओगे भैया? कोशिका विज्ञान का जनक है बेटा रोबोटुक। कौन है? रोबोटुक। रोबोटुक बेटा कोशिका विज्ञान का जनक है। और आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? स्वानसन। इन्होंने बेटा सेल पर एक पुस्तक लिख दी थी जिसका नाम है द सेल। कोशिका पर बेटा इन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी और उस पुस्तक का नाम है द सेल, इसलिए इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप सोच लीजिए, अगर ये पुस्तक लिख रहा है किसी चीज पर तो उस इंसान को उस पुस्तक के बारे में यानी कि उस चीज के बारे में उसको कितना नॉलेज होगा। इसलिए बेटा इसे नाम दर्जा दिया गया है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक का। और कोशिका की खोज किसने की? रोबोटुक ने की। तो बेटा कोशिका का यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रोबोटुक। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है ए.के. शर्मा को, आनंद कुमार शर्मा को। अब कोशिका की खोज से संबंधित बातें कर लेते हैं। 1665 में कोशिका की खोज की थी भैया रोबोटुक ने। किसने? रोबोटुक ने। खोजी गई जो कोशिका थी वो मर्त कोशिका थी। मर्त कोशिका थी। किसमें खोजा गया था? कोर्क टिश्यू में खोजी गई थी। कोर्क टिश्यू क्या है? पेड़ होता है हमारे घरों के आसपास, पेड़ का छिलका हटाइए और छिलका हटाने के बाद में जो आपको परत दिखाई देती है बेटा वो कोर्क टिश्यू की दिखाई देती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में अचार की केटलियों पर या फिर वाइन्स पर या इत्रों की बोतलों पर बेटा इसी कोर्क टिश्यू के ढक्कन पाए जाते थे, कैप पाई जाती थी। तो इसी कोर्क टिश्यू में बेटा रोबोटुक ने सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज की थी 1665 में। इतनी बात क्लियर है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो 1676 की बात है बेटा। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इस एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने बेटा जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। और जो खोजा गया था बेटा वो बैक्टीरिया में की थी। बैक्टीरिया देखा था भैया। और बैक्टीरिया आप सभी को पता है एक कोशिका होती है, एक क्या है? कोशिका है। इतनी बात क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि शुक्राणु की खोज किसने की,
अगर आपसे पूछे जीवाणु की खोज किसने की, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर ए की देना है बेटा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। प्रोटोजोआ की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। शुक्राणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक स्वानसन को कहा जाता है, इसकी पुस्तक का नाम था द सेल। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक ए.के. शर्मा को कहा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी की सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। यहां से बेटा जो जानकारी देने वाला हूं इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन हालांकि छोटा लिखता हूं, लेकिन उसमें जो जानकारी देता हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन सेल और ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑस्ट्रिच एग सेल है बेटा, इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, हिंदी में भी लिख देता हूं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ये बेटा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भैया? माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है। इसे पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसे एमएलओ के नाम से भी जाना जाता है, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है बेटा। किसको? बैक्टीरिया को। क्या इस बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ऑप्शन में पीपीएलओ आता है, एमएलओ आता है। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इतनी बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बताइए मानव शरीर के बारे में बात करते हैं बेटा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, पहले बताओ मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अगर सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछे तो भैया बता देना न्यूरॉन है। न्यूरॉन सेल है, जो कि एक आपके ब्रेन की कोशिका है। और सबसे छोटी के बारे में पूछे, वैसे मानव शरीर की बात कर रहा हूं मैं, जनन कोशिकाओं की बात नहीं कर रहा, तो भैया आरबीसी है, जो कि एक ब्लड सेल है, यानी कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। और जनन कोशिकाओं के बारे में पूछे, ऐसी कोशिका जो जनन में सहायक होती है, अगर जनन कोशिकाओं के बारे में पूछे तो सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए, अगर सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए तो बता देना भैया अंडाणु है, ये महिलाओं में होता है। और सबसे छोटी के बारे में पूछा जाए तो बता देना भैया शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भैया पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। अगर आप में से कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है और बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है। शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक संडे का ऑफ रहता है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। गाइज
मानव रोग वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है। 130 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा दिए हैं रेलवे के, अभी तक तो 20-30 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। प्रत्येक चैप्टर में 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उस बैच को ज्वाइन कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं वहां से आपके एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में, अच्छे कंटेंट के साथ, बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीजें। तो इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। दूसरी बात, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। इसका आंसर 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रहे कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट डालता हूं उसका आंसर दीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले क्वेश्चन में गाइस हमने जाना कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, कोशिका की खोज किसने की, और जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की और कब की। दूसरे क्वेश्चन में बेटा हमने जाना कि भैया संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जनन कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हम आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन व स्वान ने, ऑप्शन नंबर बी है रुडोल्फ विर्चोव ने, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन वैक्रिक ने, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक मिशर ने। बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बताइए भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। याद रहे 1839 में स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है भैया? गलत है भैया, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बेटा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले मैं आपको बताता हूं बेटा कि कोशिका सिद्धांत के कथन क्या थे। कोशिका सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 कथन माने जाते हैं। कहा है कि प्रत्येक जीव, पहला कथन, प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से बना है, यानी कि संसार में जितने भी जीव है बेटा उन सभी का निर्माण कोशिका से हुआ है। दूसरा, जो कोशिका है वो प्रत्येक सजीव में, यानी कि प्रत्येक जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है, ये दूसरा कथन है। और तीसरा क्वेश्चन है भैया कि जो नई कोशिका है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से हुआ है, पुरानी कोशिका से हुआ है। कोशिका सिद्धांत के 3 कथन क्या थे कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक जो इकाई होती है बेटा वो कोशिका होती है। ये दूसरा कथन था। तीसरा कथन है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। लेकिन जब स्लाइडेन व स्वान से पूछा गया कि कैसे होता है भैया नई कोशिकाओं से पुरानी कोशिकाओं का निर्माण, तो इन्होंने बता दिया, इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कैसे होता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि नई कोशिकाओं से ही भैया पुरानी कोशिकाओं का निर्माण होता है। सॉरी, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था भैया रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में। इन्होंने बताया था भैया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब कैसे होता है, तो मान लीजिए कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये ओल्ड सेल है और ये न्यू सेल है। अब किसके द्वारा होगा इनका निर्माण? सेल डिवीजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो ये किसने बताया? ये रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था 1855 में। यही आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत है भैया।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल डिवीजन की खोज किसने की, तो बता देना रुडोल्फ विर्चोव ने की। क्या आपको कोशिका सिद्धांत समझ में आए? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गए होंगे। वाटसन और क्रिक के बारे में बात करता हूं बेटा, तो इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था भैया वाटसन और क्रिक ने। फ्रेडरिक मिशर के बारे में बात करूं तो इन्होंने भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अगर आपको नहीं पता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है या डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल क्या होता है, तो बेटा मैंने कोशिका वाला चैप्टर आपको फुल डिटेल में पढ़ा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर का, जाकर के भैया कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ लेना। मैंने बायोलॉजी के सभी चैप्टर करवा रखे हैं, आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फ्रेडरिक मिशर ने ही बेटा आरएनए की संरचना के बारे में बताया था। इतना और लिख लेना है कि इन्होंने आरएनए की जो संरचना है उसके बारे में बताया था बेटा फ्रेडरिक मिशर ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम में आता किसी को नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लास्ट क्वेश्चन में हमने जाना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका सिद्धांत के क्या कथन थे, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कथन क्या था, कब दिया भैया, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, ये भी मैंने आपको बताया। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। गाइज, अगर आपने कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, जाकर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर बी है प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर सी है एल्गी सेल, ऑप्शन नंबर डी है ब्लू ग्रीन एल्गी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए याद रखना, संसार में जितने भी सजीव है सभी सजीव बेटा 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। सेल यानी कि कोशिका कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रीमिटिव यानी कि प्राचीन, यानी कि प्राचीन, या फिर आप कह सकते हो पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिका बेटा जिसका केंद्रक क्या हो, प्राचीन हो या पुराना हो, ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका क्या कहलाती है बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यू का मतलब होता है न्यू, क्या होता है? न्यू। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और न्यू का मतलब होता है नया, और सेल का मतलब होता है कोशिका। ऐसी कोशिका बेटा जिसका केंद्रक क्या हो, नया हो, वो कोशिका बेटा यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसमें बेटा जो केंद्रक होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक या तो होता ही नहीं है, जो होता है तो फिर अविकसित होता है। कैसा होता है बेटा? अविकसित होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ये केंद्रक झिल्ली भी बेटा टूटी हुई होती है या फिर होती ही नहीं है बेटा इसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और विकसित भी होता है। और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक झिल्ली भी बेटा पूर्ण रूप से विकसित होती है यानी कि सही होती है बेटा। तो ऐसी कोशिका बेटा जिसका केंद्रक अविकसित हो और केंद्रक झिल्ली टूटी हुई हो, वो कोशिका बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित हो, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है पूर्ण रूप से, वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो भैया प्लांट सेल ले लीजिए, पादप कोशिका, एनिमल सेल ले लीजिए, जंतु कोशिका, फंगल सेल ले लीजिए,
कवक कोशिका, और एल्गी सेल ले लीजिए, यानी कि शैवाल की कोशिका। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो बैक्टीरियल सेल, जितनी भी बैक्टीरियल सेल है बेटा वो सभी वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसमें मैंने एक लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, और यही मैंने आंसर बताया है। हालांकि मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है, तो मैंने आपको आंसर बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है एल्गी सेल। याद रखना बेटा, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके जो सिम्टम्स मिलते हैं बेटा वो किससे मिलते हैं? वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसलिए इसे बैक्टीरिया में रखा गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 17 प्रकार का होता है। अब ये 17 प्रकार का क्या है और 80 प्रकार का क्या है? भैया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80 प्रकार का पाया जाता है। इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, कुछ नहीं पाया जाता बेटा इसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पाई जाती है। दोनों पाई जाती है, ये दोनों इधर भी पाई जाती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इधर भी पाई जाती है और इधर भी पाई जाती है। एक यहाँ पर राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में तो बेटा सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जितने भी कोशिकांग है ना वो सभी पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सर्कुलर होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है बेटा। और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियोइड कहलाता है बेटा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बना होता है। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है सेल ऑर्गेनेज, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना बेटा, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे ने। पुरकिंजे नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। और एक हक्जले नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को सजीवों का भौतिक आधार बताया है। क्या बताया है? सजीवों का भौतिक आधार। क्या बताया है? सजीवों का भौतिक आधार बताया था भैया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटोप्लाज्म सजीवों का भौतिक आधार, प्रोटोप्लाज्म को सजीवों का भौतिक आधार किसने कहा था, यानी कि ये कथन किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो सजीवों का भौतिक आधार होता है। ये कथन कहा था भैया हक्जले ने। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। इतनी बात क्लियर है? अब ये किस किस से मिलकर के बना होता है, तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है, सेल ऑर्गेनेज से मिलकर के बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कोशिका द्रव। अब ये कोशिका द्रव क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच एक द्रव भरा रहता है, एक द्रव पाया जाता है। उस द्रव को कहा जाता है बेटा कोशिका द्रव। उस द्रव को क्या कहा जाता है? उस द्रव को कहा जाता है भैया कोशिका द्रव। इतनी बात क्लियर है? यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक द्रव। केंद्रक झिल्ली के अंदर
केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? इसके चारों ओर पाई जाती है भैया कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस है बेटा, और इस न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होती है केंद्रक झिल्ली। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है, इसे ही कहा जाता है बेटा कोशिका द्रव। और इस केंद्रक झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस में जो द्रव पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। इतनी बात क्लियर है। और इसी कोशिका द्रव में बेटा सेल ऑर्गेनेलिज उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उपस्थित होते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेलिज होता है इसका मतलब होता है कोशिका। और कोशिकाएं कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी बेटा क्या होते हैं? ये सभी होते हैं बेटा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलिज। तो इन चीजों से मिलकर बेटा आपका प्रोटोप्लाज्म बना होता है, जीव द्रव्य बना हुआ होता है। इसकी खोज पुरकिंजन ने की थी और हेग्जले ने इसे बताया गया था बेटा प्रोटोप्लाज्म को सजीवों का भौतिक आधार। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये हो गए आपके कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पता है बेटा कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कवर करने की कोशिश किया। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं एक ही क्लास में आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन करवा दूं, इसलिए कहता हूं कि कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर का, तो जाकर पढ़ लीजिए। और इस कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर से संबंधित मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी प्ले में जाकर चेकआउट कर लेना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको हमारे साथ बायोलॉजी पढ़नी है तो बेझिझक होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ आसान भाषा में ठीक इसी तरीके से पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।